हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम बायोलॉजी का एससीएफ के बायोलॉजी का जो पाचन तंत्र है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो मानव का पाचन तंत्र एक टॉपिक आपके बायोलॉजी में दिया हुआ है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो पाचन तंत्र में हम सबसे पहले देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो संपूर्ण पाचन तंत्र है मानव का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर ही डिपेंड है। इन दोनों पर ही कंप्लीट डाइजेशन ख़त्म हो जाता है। कोशिश ये करेंगे कि जो हिंदी मीडियम के मेरे दोस्त हैं वो हिंदी में शब्दों को ना पकड़ें, इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि हिंदी के शब्द थोड़े जटिल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हिंदी के शब्द हैं उसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे और इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करेंगे। और जो एंजाइम है उनके नाम तो साइंटिफिक ही होते हैं, तो उनके नाम को तो हिंदी में और करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि कुछ नाम आपको हिंदी में बताना ज़रूरी है या जो इजी है, तो मैं आपको हिंदी में साथ ही साथ बताते चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं पाचन तंत्र। तो देखो, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। दो चीज़ें होती है उसमें। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मानव का, है ना, वो मेनली उसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। सबसे पहला तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है। माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें कि ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये सारी चीज़ें आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। ठीक है, मतलब माउथ हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होकर एनस तक का जो पोर्शन है, माउथ टू एनस तक का जो पोर्शन है, वो सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल में आता है। लेकिन अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम तीन चीज़ों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा हम देखेंगे लीवर और तीसरा हम देखेंगे पेनक्रियाज। ठीक है। तो ये जो तीन तरह की ग्लैंड हैं इनका हम स्टडी करेंगे डिटेल में, और हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल या फिर माउथ या एनस का। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। तो हम देखते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, वो मेन 5 पॉइंट पर 5 प्रोसेस होते हैं पाचन के, उस पर डिपेंड करता है। 5 स्टेप होते हैं इसके। तो सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना खाना, अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है डाइजेशन, ठीक है, पाचन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। और पांचवा होता है एक्सक्रीशन, या फिर इसको बोल दिया जाए इजेशन। ठीक है। एक्सक्रीशन जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्गमन। तो थोड़े हिंदी के नाम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इंग्लिश में ही याद करें और आपको इजीली याद हो जाएगा। बस आप सुनते रहें और समझते रहें चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजेशन में, अंतर्ग्रहण में, इंजेशन में इसमें कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है बकल कैविटी, या फिर इसको बोलते हैं माउथ। तो हमारे माउथ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमारे माउथ में सबसे पहले, तो अब देखिए, मैं एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इनको साथ में लेकर चलूँगा तो हमारा डाइजेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मैं साथ में आपको ये भी बताता रहूँगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं। तो देखिए, माउथ में सबसे पहले आ जाएगा टिथ, दांत। दूसरा है टंग, जीभ। और तीसरा है सलाइवा। ठीक है। अब दांत के बारे में स्टडी करते हैं। तो टीथ जो होता है, ठीक, ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान से सुनिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सामने के जो दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर जैसे सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची, काटने के काम आता है। इंसीजर भी काटने के काम आता है। हम किसी भी फूड पार्टिकल काटते हैं तो सामने से काटते हैं, तो वो हो गया इंसीजर।
कैनाइन साइड में जो नुकीले दांत होते हैं, जैसे कि वैम्पायर में होते हैं, कार्निवोरस एनिमल में होते हैं, डॉग्स में होते हैं, साइड साइड के दांत बहुत नुकीले होते हैं, वो हो गया कैनाइन। ये मांस को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। प्री मोलर और मोलर, इन दोनों का काम होता है भोजन को चबाने का, ठीक है। तो ये 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक। अब टंग की बात करें तो टंग का काम है खाने का टेस्ट बताना, कौन सा खाना मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। तो टंग का काम है टेस्ट बताना, क्योंकि इसमें टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक। और तीसरा है सलाइवा। अब सलाइवा को हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम दांत के बारे में देख लेते हैं कि दांत जो होते हैं वो तो हमारे पास होते हैं 32। एक एडल्ट की बात करें तो इसमें पूछा क्या जाएगा भाई, हमको ये तो मालूम है कि दांत 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, लेकिन इससे पूछा क्या जाएगा तो इसमें पूछ सकता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास एक ऊपर का जबड़ा है, एक नीचे का जबड़ा है, तो दोनों में ऊपर के जबड़े में भी ये 4 दांत होंगे और नीचे के जबड़े में भी 4 दांत होंगे। टोटल मिलाकर 32 दांत होते हैं एक एडल्ट की बात करें तो अगर ऊपर के जबड़े में बात करें तो इंसिजर 2 1 2 3, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3 2 1 2 3, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। अब यहाँ पे गणित का यूज़ नहीं कर देना है कि 2 और 2 काट दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इस ऊपर के चारों नंबर से करना है, और इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई नीचे के 4 अंकों से भी करना है, ठीक है। तो देखो इसको सबको ऐड कर दो, ऊपर में कितना है 2 और 1 और 2 और 3, मतलब 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, तो ऊपर 8 और नीचे भी सेम 8 इंटू 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, मतलब 16/16। इसका ये मतलब है कि ऊपर के जबड़े में 16 दांत, नीचे के जबड़े में 16 दांत, मतलब टोटल 32 दांत होते हैं। तो डेंटल फार्मूला को इस तरीके से लिखा जाता है। डेंटल फार्मूला पूछ सकता है, तो अगर टीथ से क्वेश्चन आएगा तो टीथ से डेंटल फार्मूला का क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो हमको याद रखना है 2 1 2 3 2 1 2 3, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, ठीक है। ऊपर के इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, और नीचे के इन चारों दांत को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये तो ह्यूमन का हो गया। अब हम तैयारी कर रहे हैं ACF का, मतलब हो सकता है किसी एनिमल का भी पूछ दे। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके दिखाने के दांत अलग और चबाने के दांत अलग? तो एलिफेंट। तो एलिफेंट का भी पूछ सकता है, क्योंकि एलिफेंट का बहुत यूनिक है। तो एलिफेंट का भी याद रखिएगा, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर तो एज इट इज़ रहेगा। इसका डेंटल फार्मूला होता है 1003 अपॉन 0003। इसका क्या मतलब है अब देखते हैं, इंटू 2। अब इसके दांत देखते हैं, 3 और 1 4, और नीचे में 3 इंटू 2, तो ऊपर हो गए 8 दांत, इससे इसका मल्टीप्लाई और इससे इसका मल्टीप्लाई, तो नीचे हो गए 6। टोटल इसमें 14 दांत होते हैं हाथी में, लेकिन इसके 2 दांत तो दिखाने के होते हैं। तो वो दांत दिखाने के कौन से हैं? 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा ना। तो सामने के जो दांत होते हैं वो इंसिजर दांत होते हैं, जो इसके दिखाने के दांत होते हैं। पूछ सकता है कि हाथी में जो टस्क होते हैं, टस्क बोलते हैं उसको, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इंसिजर, ठीक है। वो होते हैं इंसिजर जिनकी संख्या होती है 2, ठीक है। तो ये एक भी पूछ सकता है क्वेश्चन डेंटल फार्मूला से, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला में सिर्फ इतना ही है। दांत का काम मैंने बता दिया कि इंसिजर का काम काटने का, कैनाइन का मांस को चिड़ने फाड़ने का काम आता है, जो कि कार्निवोरस एनिमल में होता है। प्री मोलर और मोलर का काम चबाने के होते हैं, ठीक। अब टंग का भी मैंने काम बता दिया कि टंग का काम है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग में। तो टंग जो होता है वो बताता है टेस्ट को। जैसे कि ये जो टंग हो गया, ठीक है, ये टंग हो गया, इसमें सामने ये बताएगा स्वीट, अगर कुछ मीठा खाओगे तो आपको सामने में ही बता देगा। ये जो एरिया है ये बता देगा आपको सॉल्ट के बारे में, कुछ नमकीन खाओगे तो बता देगा, ठीक है। बीच का जो ये एरिया है, बीच का ये जो एरिया है, ये आपको बताएगा बिटर, कड़वापन के बारे में, ठीक। साइड साइड के जो एरिया है खट्टापन, सौर के बारे में, ठीक है। और बीच का जो एरिया है ये बताता है ऑनियन प्लस गार्लिक, ठीक। तो ये याद रखना है कि टीथ में टेस्ट बड्स होते हैं, सामने मीठापन, साइड में ये सॉल्ट, इधर खट्टापन, ऊपर कड़वापन और ऑनियन और गार्लिक बीच में, ठीक है। तो ये हो गया टंग का, ठीक। टंग में तो और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही रहेगा। अब सीधा आ जाते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड,
या फिर सलाइवा। अब देखो माउथ में तो 3 चीज़ें मैंने बता दी, टंग, टीथ और तीसरा सलाइवा। तो सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों को मिलाकर यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड। कौन कौन से? सबसे पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी, सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी, और जो तीसरा होता है अब हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में मैंने 3 चीज़ें बता दी, टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवा, तो सलाइवा जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो मैं आपको एलिमेंट्री किनार और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिलाकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब तीसरा हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। साथ में मिलकर पढ़ेंगे ना अगर, तो ये हमको जल्दी याद हो जाएगा अलग अलग पढ़ने के कंपेरिजन में। तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिब्यूलर और तीसरा होता है सब लिंगुअल, ठीक है। तो याद रखना 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं ये भी मैं बता दूँ। पैरोटिड जो होता है ये कान के पास होता है, कान के थोड़ा नीचे पैरोटिड। सब मैंडिबुलर हमारे जो जॉ होते हैं, मैंडिबल जबड़ा, मैंडिबल जबड़े के पास ये इंसिजर जो नीचे वाला है इसके पीछे जस्ट स्टार्ट होता है सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल हमारे जो टंग है, जीभ के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो होता है सब लिंगुअल, ठीक। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अब ये तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड से कहीं ना कहीं सलाइवा हमारे माउथ में आता है। अब इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? तो याद रखना सबसे ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट करता है सबलिंगुअल। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड में कौन से सलाइवरी ग्लैंड में मम्प्स डिजीज़ होता है? बच्चों में मम्प्स की डिजीज़ होती है, मम्प्स डिजीज़ होती है एक, जो कि पैरामिक्सो वायरस से होता है, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस, इससे सलाइवरी ग्लैंड में मम्प्स डिजीज़ होती है। तो वो कौन से सलाइवरी ग्लैंड में होती है? पैरोटिड में, सब मैंडिबुलर में कि सब लिंगुअल में? तो याद रखिएगा पैरोटिड में। पैरोटिड में पैरामिक्सो वायरस के कारण, इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे मम्प्स डिजीज़ होता है। और सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? तो सबसे ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट करता है सब लिंगुअल। अब एक्चुअल में सलाइवा का यहाँ पे काम क्या है? तो जब भी आप कोई फूड पार्टिकल या कुछ भी खाना आप खा रहे हो, उसको चबा रहे हो, तो जब भी आप कोई खाना चबाते हो तो सलाइवा आप देखोगे, गौर करोगे कि सलाइवा ना आपके फूड पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है और आपके फूड पार्टिकल को सॉफ्ट बना देता है। एक्चुअल में सलाइवा करता क्या है? यहाँ पर सलाइवा का काम है, सलाइवा में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये सलाइवा इनमें से कहीं से भी आया हुआ सलाइवा हो सकता है। सलाइवा में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, एक को हम बोलते हैं लाइसोजाइम, और दूसरा होता है टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज। तो एकदम इजी में मैं सलाइवरी अमाइलेज बता देता हूँ यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका काम क्या है, ये एक्चुअल में एंजाइम है क्या? तो एंजाइम और हार्मोन, ये 2 चीज़ आप समझिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तब आपको ये समझने में आसानी होगी। एंजाइम्स जो होता है, ये एंजाइम हमारे बॉडी की एक्टिविटी में भाग लेता है। हम अगर खाना खा रहे हैं तो ये एंजाइम क्या करेगा, हमारे फूड पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन हार्मोन क्या करता है? हार्मोन सिर्फ हमारे बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि जब आप बहुत भूख लग रही है आपको, आप रास्ते से गुजरे, चाट का ठेला दिख रहा है, खुशबू आ रही है, तो मुंह में सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, या भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो भूख लगने का कारण क्या है? एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, इस हार्मोन के कारण ह्यूमन को भूख लगती है। तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा, आपको हंगर फील कराएगा, लेकिन जैसे ही आप खाना खाओगे तभी हार्मोन चुपचाप जहाँ से निकला था वहाँ वापस चला जाएगा, ठीक है। ये हार्मोन आपकी बॉडी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपके फूड के साथ मिक्स होकर डाइजेस्ट होकर बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन सलाइवा निकलेगा। इसलिए हार्मोन क्या करता है? ये सिर्फ बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाओगे ना, तो बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन एंजाइम क्या कर रहा है? बॉडी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो, जो सलाइवा होता है, सलाइवा में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज। लाइसोजाइम का काम है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है,
ठीक है, किसको किल करता है? बैक्टीरिया को। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खा लो तो उसकी बैक्टीरिया को किल कर देगा। बस लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन हर बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता, पहले ही बता दूं मैं। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। और सलाइवरी अमाइलेज, आप अगर स्टार्च खाए हो, आपके खाने में अगर कहीं ना कहीं स्टार्च की मात्रा है, तो उस स्टार्च का जो भी जितना भी आप स्टार्च ले रहे हो, उस स्टार्च का लगभग 30% सलाइवरी अमाइलेज उसको चेंज कर देगा माल्टोज में। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज उसको आपके मुंह में ही, माउथ में ही स्टार्च को चेंज कर देगा। जैसे कि आप आलू खाते होंगे, आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है, तो आलू आप खा रहे हैं तो आलू का जो 30% है, आलू में जो 30% स्टार्च है ना, जो जितना भी आप खा रहे हो स्टार्च, जो भी आप फूड पार्टिकल ले रहे हो, अगर उसमें स्टार्च है तो उसका 30% आपके माउथ में ही माल्टोज में चेंज हो जा रहा है। और काम कौन कर रहा है ये चेंज करने का? सलाइवरी अमाइलेज। तो ये जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया है, सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम, तो ये मैं लास्ट में सारा चीज़ तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप साथ ही साथ समझते चलिए कि इसका काम क्या है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है ये स्टार्च का, कितने स्टार्च का? 30% स्टार्च का कन्वर्जन करता है माल्टोज में। ठीक, अब हो गया भैया, यहाँ पे टीथ का भी काम हो गया, टंग का भी काम हो गया, सलाइवा का भी काम हो गया। अब खाने को आप निगल लो। जैसे ही आप फूड पार्टिकल को सॉलो करते हो, तो सॉलो करते साथ उस फूड पार्टिकल का, जिसको आप सॉलो कर रहे हो, उस फूड पार्टिकल का नाम हो जाता है बोलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलस किसे कहते हैं। तो जब भी आप कोई भी फूड पार्टिकल को इनटेक करते हो और उसको सॉलो करते हो, निगलने की कोशिश करते हो, जैसे ही निगलते हो, तो जब वो फूड पार्टिकल आपके ईसोफेगस में एंटर कर रहा होता है, ईसोफेगस या फिर इसको फूड पाइप भी बोल सकते हो आप इजी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे ही आपके ईसोफेगस में, यहाँ पे ईसोफेगस में एंटर करता है, वैसे ही इसका नाम हो जाता है बोलस। ठीक, अब ये बोलस ये ईसोफेगस में आएगा, तो जब आप खाना खाते हो, खाने को निगलते हो, तो क्या भाई एक बार में ही पेट में चला जाता है आपके? नहीं, धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे जिस वजह से जा रहा है ना, उस मूवमेंट को जिस तरीके से वो जाता है, जैसे कि इस तरीके से वो जाता है एकदम धीरे धीरे। ये जो पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से सॉलो हो जाएगा, यहाँ पे फूल जाएगा ये। ठीक है, जैसे ही सॉलो करेंगे फूल जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ का एरिया फूल जाएगा। ठीक है, और पहले वाला नॉर्मल हो जाएगा, पहले वाला नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, इस लेक्चर को 2-3 बार सुनिएगा। अगर नाम याद नहीं होगा तो 2-3 बार सुनेंगे तो आपको इजीली नाम याद हो जाएगा। तो जो फूड पार्टिकल जिस मूवमेंट के थ्रू, जिस गति के थ्रू नीचे आता है, उस गति को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब बहुत ही धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है इसको। ठीक, अब भाई खाना आ गया आपके स्टमक में, स्टमक में खाना आ गया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपका खाना स्टमक में एंटर करता है, तो इस तरफ यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर मसल होता है, फूड पार्टिकल एक बार आपका नीचे आ गया तो उसको वापस रिवर्स फ्लो होने से रोकता है, सबसे पहली बात। तो ये है स्फिंक्टर मसल का काम। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो स्टमक को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, स्टमक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये इंजेशन प्रोसेस मैं बता दिया हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ डाइजेशन प्रोसेस। सेकंड पॉइंट है डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन में सीधा जो रोल है वो स्टमक का स्टार्ट हो जाता है। देखिए स्टमक कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये है स्टमक। स्टमक में जैसे ही आप एंटर करता है आपका फूड, तो यहाँ पे रहता है कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, एक बार फूड नीचे आने के बाद ये ऊपर रिवर्स फ्लो होने से रोकता है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल लगा होता है। जहाँ जहाँ भी स्फिंक्टर मसल लगा होगा उसका काम यही होगा। ठीक है, इसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये ऊपर का जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ये जो एरिया हो गया, ये हो गया अपना बॉडी, और ये हो गया पाइलोरिक रीजन। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर आएगा आपका फूड पार्टिकल और एंटर करेगा। ये आपका फूड आ गया, आपने जो भी खाना खाया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये स्टमक की वॉल जो दिख रही है ना आपको, ये जो दीवार, ये जो सतह दिख रही है स्टमक की, इस सतह पर यहाँ पर एक ग्रंथि उपस्थित होती, ग्लैंड उपस्थित होता है। जैसे कि मैं सलाइवरी ग्लैंड आपको बता दिया, वैसे ही यहाँ पर भी एक ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसमें से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो खाना पचाने में सहायक हैं। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहला तो म्यूकस, दूसरा HCl, ठीक है, और तीसरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या। देखिए म्यूकस, म्यूकस सबसे पहले निकलता है। म्यूकस का काम क्या है, ये म्यूकस जैसे ही निकलता है ना, इस स्टमक को वो चारों साइड से कवर कर लेता है इस तरीके से। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों स्टमक की जो वॉल है उसको कवर कर लेता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इसके बाद निकलेगा HCl, और इसका जो pH वैल्यू होता है ना, वो होता है 1.5 से 3.5 के आसपास। किसी बुक में 1.8 दिया है, किसी बुक में 2 दिया है, किसी में 1.5 दिया है, बट लगभग 1.5 से 3.5 के आसपास होता है, ठीक। और ये जो pH वैल्यू है इसका, ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और बहुत ज़्यादा एसिडिक है मतलब स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पे म्यूकस पहले से निकल जाता है, ताकि ये एक लेयर बना लेता है स्टमक की भीतरी वॉल में, जिसके कारण HCl जब निकलता है तो HCl से स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक। अब देखो, अंदर तो फूड है, तो HCl का काम क्या है? सबसे पहला काम, इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया अगर है, जो भी बैक्टीरिया एंटर कर गया आपके फूड में, तो HCl उसको किल करेगा। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में लाइसोजाइम बैक्टीरिया किल करता है, वैसे ही HCl भी किल करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे बैक्टीरिया को किल कर दे, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया एसिडोफिलिक होते हैं, जिनको एसिड पसंद होता है, तो वो इजीली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो HCl क्या करेगा? किल तो करेगा, लेकिन सभी बैक्टीरिया को नहीं कर पाता, ठीक। तो HCl जो होता है बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा, HCl का काम क्या है? HCl का काम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको एक्टिवेट करना, ठीक है, इनको एक्टिवेट करना। अब ये है क्या? देखो, पेप्सिनोजन जो है वो एक एंजाइम होता है, पेप्सिन, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, है ना, एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन का प्रीकर्सर है पेप्सिनोजन। इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज हो जाएगा। अब ये पेप्सिन का काम क्या है? आप जो भी प्रोटीन लिए हो, प्रोटीन सोर्स लाइक सोयाबीन, चिकन, मटन, जो भी आप मीट वगैरह लेते हो, एग लेते हो, जो भी प्रोटीन सोर्स आप ले रहे हो, तो उस प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। ऐसा समझ लीजिए कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। सबसे पहली बात कि पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब रेनिन का काम क्या है ये भी देख लेते हैं, प्रोरेनिन। तो जैसे पेप्सिन का प्रीकर्सर है पेप्सिनोजन, वैसे ही रेनिन एंजाइम का प्रीकर्सर है प्रोरेनिन। अब ये रेनिन एंजाइम का काम क्या है? ये भी तो कुछ ना कुछ काम करता होगा। तो रेनिन एंजाइम हमारे बॉडी में जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसिनोजन, मिल्क में होता है कैसिनोजन, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, सीधा ऐसा समझ लो। या फिर मिल्क में जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसको कैसीन प्रोटीन में चेंज करता है, कैसीन प्रोटीन, है ना, कैसिनोजन को कैसीन में चेंज करता है, ठीक है। यह मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, सीधी बात। रेनिन जो होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे रेनिन का सिक्रेशन थोड़ा कम होता चला जाता है। इसलिए डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि जो ओल्ड एजेड जो लोग हैं वो सीधा कर्ड खाएं, दूध ना पिएं ज़्यादा, है ना, ऐसा उनको सजेस्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि सब में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेनिन जो होता है वो बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। तो देखो, स्टमक का काम भी हमको समझ में आ गया। जो हमने डाइजेशन प्रोसेस अभी देखा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि डाइजेशन अभी पूरा नीचे तक आएगा, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसमें एक हो गया कार्डियक स्फिंक्टर, एक फंडस, एक बॉडी और एक पाइलोरिक रीजन। ये स्टमक के पार्ट हैं, और बीच में यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिससे 3 चीज़ें निकलती, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन। और प्रोरेनिन को एक्टिवेट कौन करता है? HCl। और पेप्सिनोजन से बनेगा पेप्सिन और प्रोरेनिन से बनेगा रेनिन।
पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब पेप्टोन में चेंज कर देता है। और रेनिन जो है ये कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में, मिल्क में जो कैसिनोजन होता है उसको कैसिन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये तो काम हो गए स्टमक के। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा, क्या अब स्टमक से खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा। ठीक है, अब देखिए ये स्टमक से यहाँ से निकलेगा खाना, और यहाँ से निकल के ये जो दिख रहा है बैंड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से चालू हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। तो देखो ये स्टमक हो गया आपका, ये स्टमक हो गया है ना, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो रही है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये इस तरीके से कवर है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से आपको दिख रहा है बैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ताकि फूड धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हुए जाए और इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो मैक्सिमम डाइजेशन हमारे फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनका सर्वाधिक अवशोषण भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, अब देखिए जैसे ही खाना यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर हमने खाने का नाम पढ़ा था, जिस खाने को हम सॉलो कर रहे थे उसका नाम था बोलस। लेकिन जैसे ही वो फूड पार्टिकल यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा काइम। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? काइम। अब देखो नाम चेंज हो गया, यहाँ पे नाम तो हम लोग चेंज कर दिए। अब ये है लीवर, यहाँ पे हम बना दिए भैया लीवर। लीवर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पेनक्रियास से एक चीज़ कनेक्टेड है लीवर में इस तरीके से, जिसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है, जब खाना हमारा यहाँ पे था स्टमक में, तब उस खाने में तो HCl निकला हुआ था, मतलब यहाँ पे जो खाना था वो खाना कैसा था? एसिडिक। ठीक, लेकिन वो खाना अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इसको नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि म्यूकस की लेयर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ स्टमक में है जो HCl से बचाती है, तो इसको नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बाइल सीक्रेट होता है, और बाइल जो होता है एक्चुअल में बाइल होता क्या है? बाइल येलो कलर का या येलोइश ग्रीनिश कलर का एक लिक्विड होता है जो कि एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। बीच में खाना जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है, और बाइल जो निकल रहा है वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, जैसे ही बाइल निकलता है, बाइल उस खाने के माध्यम को, है ना, उस मीडियम को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित कर देता है, मतलब एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। ठीक, अब एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में चेंज कर दिया, फूड यहाँ पे आएगा। दूसरा बाइल का काम क्या है? बाइल का काम ये है कि ये इस खाने में जो भी फैट आप लेते हो, है ना, उस फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। क्या कर देता है? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है पायसीकरण। पायसीकरण। ठीक है, इमल्सिफिकेशन करने का ये मतलब होता है कि जो भी आप फैट लेते हो, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, तेल, जो भी चीज़ें आप एज अ फैटी चीज़ें जो भी आप खाते हो, उसको समझ लो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है ना, इमल्सीफाई करने का काम करता है। ठीक, तो जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा, खाने का मीडियम हो जाएगा बाइल के कारण एल्कलाइन, है ना, और फैट का इमल्सीफाई हो जाएगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से खाना ट्रैवल करेगा, इस तरीके से खाना ट्रैवल करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की खास बात क्या है? अब देखो ये तो बाइल का काम यहाँ पर हो गया, है ना। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की खास बात ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अपर सरफेस और लोअर सरफेस सब में। ठीक है, और फूड पार्टिकल इनके बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं। इस उंगली नुमा प्रवर्ध को हम लोग बोलते हैं माइक्रोविली या माइक्रोविलाई, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके सरफेस एरिया को बढ़ाना, पहला काम। दूसरा काम ये है कि ये माइक्रोविलाई जो हैं, ये इस फूड पार्टिकल में, आपने जो भी खाना खाया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है सबको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस चालू हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने तीसरा पॉइंट देखा था। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोविली क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने देखा पेनक्रियाज,
ये पेनक्रियाज अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, पेनक्रियाज भी किस में आता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 चीज़ें होती हैं, एक सलाइवरी ग्लैंड जो कि मैंने आपको बता दिया, दूसरा होता है लीवर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइल का सिक्रेशन करता है, और तीसरा जो होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये जो पेनक्रियाज है इसके बारे में याद रखिएगा कि पेनक्रियाज यहाँ पर 3 तरीके के एंजाइम सिक्रेट करता है, 3 तरीके के एंजाइम। ठीक है, वो पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, मतलब पेनक्रियाज यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला हो गया ट्रिप्सिन, ठीक है, दूसरा हो गया लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और तीसरा अमाइलेज। अमाइलेज तो हमने माउथ में भी देखा था, बट वो सलाइवरी अमाइलेज था, सलाइवा का अमाइलेज। और मैं आपको ये भी बताया था कि इस फूड पार्टिकल में जो भी हम खाना खाते हैं उसका 30% सलाइवा एब्जॉर्ब कर लेता है, सलाइवा स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। बाकी जो 70% बचा है उसको ये वाला अमाइलेज जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास के थ्रू रिलीज हो रहा है, वो क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। ठीक, लाइपेज लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नाम है लाइपेज, और लाइपेज से लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन जो काम स्टमक में पेप्सिन का था, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, वही काम ट्रिप्सिन भी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपके स्टमक में पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पूरा प्रोटीन पेप्टोन में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जो बचा हुआ प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन क्या करता है? उसको पेप्टोन में चेंज करता है। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना, या फिर ये तीनों का एग्जाम्पल दे देगा। और आजकल तो 4 ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव ऐसा भी दे सकता है, या कोई दूसरा एंजाइम का नाम दे देगा, और कौन सा नहीं होता ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखो इसी पेनक्रियाज में लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन आया था, जो ACF के पेपर में क्वेश्चन आया था। इस पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लिवर कुहन होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लिवर कुहन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लैंगरहैंस, सॉरी, आइसलेट्स ऑफ, इसी पेनक्रियास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, लैंगरहैंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, हिंदी में अगर बोले तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। इस लैंगरहैंस की द्वीपिका में लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, इस लैंगरहैंस की द्वीपिका में 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा सेल। ठीक है, अल्फ़ा सेल से ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। अब इंसुलिन को काम तो आप लोग जानते ही हो, जितने भी शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो तो उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। एक्चुअल में ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, जो ये इंसुलिन और अल्फ़ा सेल से ग्लूकेगॉन निकल रहा है और बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था ACF में। ठीक है, अल्फ़ा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, ये दोनों ही शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक, अब देखो ये तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हो गया पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज में एंजाइम भी हो गया। अब ध्यान से देखना पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकल रहे हैं, ये एंजाइम आपके फूड के साथ मिक्स हो रहे हैं, मतलब बॉडी की एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये तो है हार्मोन सिर्फ शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, शुगर के साथ मिक्स नहीं होता है, सिर्फ उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेनक्रियाज 2 तरीके की चीज़ें रिलीज कर रहा है, एक जो फूड पार्टिकल में मिक्स हो जाए या जो ब्लड में मिक्स हो जाए, है ना एक जिसको वो एक तो ब्लड में मिक्स कर रहा है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है हार्मोन को, और दूसरा ये जो फूड पार्टिकल के साथ रिलीज कर रहा है लेकिन ये ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है। हमारे बॉडी में ये सारे एंजाइम निकलते हैं लेकिन ये एंजाइम हमारे खून के द्वारा, हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें निकल रही है। इसका ये मतलब है कि पेनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं।
ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेनक्रियाज जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होता है। इसका क्या मतलब है? अंतः मतलब अंदर और बहि मतलब बाहर। अंतःस्रावी, अगर पेनक्रियाज जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो आपके ब्लड के अंदर रिलीज करता है तो वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और बहिस्रावी कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज कर रहा है जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होता है, वो बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं, हमारे खून में नहीं मिश्रित होती है। बहिस्रावी जो आपकी रक्तवाहिनियों के बाहर निकलता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये हमारे रक्तवाहिनियों में नहीं कर रही है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंतःस्रावी में ग्लूकेगॉन जो कि अल्फा सेल से निकल रहा है और इंसुलिन जो कि बीटा सेल से निकल रही है, हमारे ब्लड में निकलते हैं और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पेनक्रियाज। ये याद रखिएगा कि पेनक्रियाज अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियाँ हैं, है ना। इसमें हम एंजाइम देख लिए कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये हो गया ड्यूडेनम वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, ये हो गया जेजुनम और ये हो गया इलियम। ठीक है, अब देखो ये जो इलियम वाला हिस्सा है यही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक, यही इलियम वाला हिस्सा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है जितने भी फूड पार्टिकल आप जो भी खा रहे हो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जितने भी पोषक तत्व हैं, सबको अवशोषित करने का काम। जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ये वाटर और मिनरल का अवशोषण करते हैं, है ना। आपके पास जो भी फूड आया है लार्ज इंटेस्टाइन में, अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से सिर्फ पानी का और खनिज तत्वों का ही अवशोषण करते हैं, बाकी का अवशोषण नहीं करते हैं। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय या फिर एनस, इसको बोलते हैं सीकम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सीकम। ये एरिया, ये पूरा है कॉलोन। ठीक है, COLON, कॉलोन। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ठीक, ये है असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन, और ये है रेक्टम। तो इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, बस याद रखिएगा सीकम, कॉलोन और रेक्टम 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है क्या? नहीं होता। इसमें सिर्फ वाटर और मिनरल का अवशोषण होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है और ऊपर सलाइवरी ग्लैंड रहता है। तो ये 3 तरीके के ग्लैंड हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मानव के पाचन तंत्र में। मैंने आपको बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको लेक्चर एक बार समझ में ना आए तो इसको एक बार दोबारा सुनिएगा और आपको, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड तो हम साथ में साथ देख लिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम, जो एंजाइम हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे माउथ की बात करें अगर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, माउथ में हो गया इंजेशन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक, और एसिमिलेशन मतलब होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल आप एब्जॉर्ब किए हैं उसका आपके रक्त में मिल जाना, आपकी ब्लड वाहिनियों में, आपकी जो रक्त वाहिनी है उसमें मिल जाना। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी आप न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब करते हो, है ना, वो आपकी पूरी बॉडी में पहुंचना ज़रूरी है। तो पूरे बॉडी में कौन पहुंचाएगा? पूरे बॉडी में पहुंचाएगा ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसका बाहर निकलना वो हो जाता है इजेशन। तो इस तरीके से 5 स्टेप तो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सलाइवा का। तो सलाइवा में मैंने 2 एंजाइम बताए। सबसे पहला तो लाइसोजाइम, ठीक, और दूसरा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, इसको टाइलिन भी बोल सकते हो। लाइसोजाइम का काम है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है,
और सलाइवरी एमाइलेज का काम है कि ये स्टार्च, जो भी आप स्टार्च खाते हो, कितना 30% स्टार्च को ये माल्टोज में चेंज कर देता है, माल्टोज। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक, इसके बाद सलाइवा का काम हो गया। अब आ जाते हैं स्टमक में। स्टमक की बात करें तो स्टमक में मैंने पढ़ाया था, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज़ें निकलती हैं, म्यूकस, HCl। इस HCl का pH 1.5 से 3.5 याद रखिएगा। आप ऑप्शन देख के टिक लगा लीजिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये जो HCl है, यही HCl पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन से बनता है पेप्सिन और प्रोरेनिन से बनता है रेनिन। ठीक, ये पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। ठीक, और ये रेनिन जो है मिल्क की कैसिनोजन जो है, कैसिनोजन उसको कैसीन प्रोटीन में चेंज कर देता है। मतलब मिल्क को सीधा सीधा ये बोलना चाहिए कि कर्ड में चेंज कर देता है, सीधी बात। ठीक है, कैसिनोजन कैसीन में चेंज कर दिया। अब स्टमक के बाद पेनक्रियाज में आ गए। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, सलाइवा हो गया। अच्छा, एक लीवर देख लेते हैं सबसे पहले। लीवर में आ गया बाइल, या लीवर में आ गया गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस या फिर बाइल डक्ट होता है। ठीक है, ये बाइल डक्ट से बाइल जूस निकलता है, जो बाइल जूस मैं यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, ये बाइल जूस येलो कलर का होता है। इसी बाइल में 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर आप में से किसी को कभी भी जॉन्डिस हुआ होगा, पीलिया की बीमारी हुई होगी, तो उसमें आँखों का पीलापन, नाखून का पीलापन, जीभ का पीलापन, ये जो पीलापन है, यूरिन का येलो निकलना, ये इसी बिलीरुबिन के बढ़ने से हो जाता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, इस वजह से हमें पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो लीवर में गॉल ब्लैडर है जिसमें कि बाइल डक्ट होता है, जहाँ से बाइल जूस निकलता है। इस बाइल जूस में 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, इस बाइल का काम क्या है? इस बाइल का काम है फैट को इमल्सीफाई करना। ठीक है, फैट को इमल्सीफाई करता है। और दूसरा, इस बाइल का काम क्या है? इस बाइल का काम ये है कि ये जो एसिडिक फूड था स्टमक में, उसको एल्केलाइन मीडियम में चेंज कर देता है, मतलब क्षारीय माध्यम में एल्केलाइन मीडियम में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो हो गया लीवर का काम। अब हम देख लेते हैं पेनक्रियाज। एक लास्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से याद रखिएगा, इसमें पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और इसमें 3 एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वगैरह, पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से सिलेबस आपका दिया गया है उसमें इतना डिटेल नहीं पूछेगा। तो 3 एंजाइम याद रखिएगा। सबसे पहला ट्रिप्सिन, दूसरा अमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। जो काम स्टमक में पेप्सिनोजन में पेप्सिन कर रहा है, तो पेप्सिन, सिन वर्ड जिसमें लग गया, जैसे ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन ये भी क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देगा, सीधी बात। एमाइलेज, भैया सलाइवरी एमाइलेज क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया। ये भी क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा। ठीक, लाइपेज, लाइपेज का काम याद रखना, ये काम करता है लिपिड सिंथेसिस का। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस का। तो ये था कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक साथ देख लिया, उसको अलग अलग नहीं देखा। और सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम और उसके रोल भी हमने देख लिए कि एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलता है, कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, उसके रोल भी देख लिए। याद रखिएगा, बाइल डक्ट या बाइल जूस है, ये एंजाइम नहीं है, बट मैंने इसको ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ाया था करके मैंने इसको एक बार और बता दिया। ठीक है, तो एंजाइम में आपका स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज में याद रखिएगा, पेनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती हैं। सलाइवा, सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज 30%, और यहाँ पर जो एमाइलेज है, ये जो बचा हुआ 70% है, बचा हुआ 70% जो स्टार्च है उसको करता है। ठीक है, तो ये मानव में जो पाचन तंत्र आपके एससीएफ के सिलेबस में था, मेरे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, बट आप चाहें तो अलग से भी आप और ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।